गाइस, मेरा नाम है समर चौधरी और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी गाड़ी के 15,000 किलोमीटर के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। मेरे को इस गाड़ी को चलाते हुए ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं गाड़ी मेरे को कितने की पड़ी, इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है। ये गाड़ी मेरी जो है बेस वेरिएंट है, एक्सी मॉडल है। बाकी मैंने इसमें थोड़ी बहुत बाहर से मॉडिफिकेशंस करवा रखी है, जैसे ट्राई एरो डिज़ाइन जो है वो सिर्फ टॉप मॉडल्स में आता है, लेकिन मैंने अपने बेस में ही करवा लिया है। तो ऑन रोड ये गाड़ी मेरे को 8 लाख रुपए की पड़ी थी उस टाइम पे। 28 अगस्त 2020 को मैंने परचेज़ किया था इस कार को, और मैंने लोन पे ली थी ये गाड़ी। तो लोन के साथ मेरे को ये गाड़ी ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए की पड़ जाएगी। 5 साल का इस पर लोन मैंने करवा रखा है। और बाकी इसके डीलरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करी जाए तो डीलरशिप एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक ही रहा था, मतलब नॉट दैट गुड एंड नॉट दैट बैड। और बाकी एक चीज़ जो डीलरशिप एक्सपीरियंस के बारे में मुझे थोड़ी सी गलत लगी उनकी, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए चलते हैं। तो जब मैंने गाड़ी ली थी, उन लोगों ने, मालवा वालों ने मेरे को ये अपने स्टिकर्स लगा कर दे दिए। जबकि स्टिकर्स पे आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन रोड्स पे स्टिकर लगाना बैन है, इन चीज़ों पे चलान है। और ये बहुत ही मेरे को ऑड लगते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये, और मैं जल्दी इन्हें रिमूव भी करवाने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी माइलेज और सर्विस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, वैसे मैं इतना मतलब माइलेज निकालने वाला टाइप ऑफ बंदा नहीं हूँ। मेरे को जब इस गाड़ी को भगाना होता है तो मैं भगाता हूँ, जिस तरह मतलब मैं चलाता हूँ इसको वैसे ही चलाता हूँ। कोई बिल्कुल ऐसे जैसे बंदे होते हैं 60-70 पे एवरेज निकालने वाले, इसकी 20-20 21-21 की, वो वाला काम नहीं है मेरा। जो प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस होता है ना, अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी को चलाने वाला, उस हिसाब से मैं इसकी माइलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं पहले दिखा देता हूँ कि MID पे इसकी कितनी एवरेज आ रही है। ये इसकी एवरेज अभी शो हो रही है 12.9 की, यानी कि 13 किलोमीटर की। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी एवरेज मतलब माइलेज के बारे में। तो मेरे को ये सिटी में एटलीस्ट 12-13 की दे देती है एवरेज। बाकी मेरी ज्यादातर रनिंग सदर और करोल बाग की रहती है। तो जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि सदर और करोल बाग में कितना बुरा हाल रहता है। तो वहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मेरे को कम से कम 10 की एवरेज दे देती है। लेकिन उसके बाद मैं इसकी बात करूंगा हाईवे एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो चलो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन हाईवे पे पहले हम बात कर लेते हैं इसने एवरेज कितने की दे देती है लमसम ये हमें। तो वो कम से कम मेरे को हाईवे पे 15-16 की एवरेज इसने दी है सिटी और इको मोड पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट मोड। लेकिन ये है कि सिटी और स्पोर्ट मोड के टाइम पे आप लोगों को फिर थोड़ा माइलेज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्यूल इफिशियंसी जो इसकी है वो सबसे ज्यादा इको मोड पे ही देखने को मिलती है। तो इसके हाईवे का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि मैं इसको ले जा चुका हूँ हरिद्वार, जयपुर और आगरा। तो तीनों का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं इसको दिल्ली टू आगरा की ट्रिप पे ले गया था, तब मैंने इसको ऑलमोस्ट 60% ऑफ द ट्रिप इसको स्पोर्ट मोड पे चलाई थी। तब भी इसने मुझे 16.6 की एवरेज दे दी थी MID पे। और वैसे भी जब मैंने कैलकुलेट करी थी तो इट वॉज अराउंड 16, मतलब एवरेज इसने काफ़ी अच्छी मेरे को वहाँ पे दे दी थी। मेरे को इतनी एवरेज चाहिए होती है। और बाकी मैं इसके हिल के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने जयपुर में इसको पहाड़ों पे भी ड्राइव किया था, तो पहाड़ों पे जो इसका इको मोड है वो थोड़ा लैग करता है, और बिल्कुल पता लगता है कि लैग कर रही है गाड़ी, पावर की थोड़ी कमी महसूस होती है इसके इको मोड पे। लेकिन एज सुन एज जब आप इसको शिफ्ट करते हो इसके सिटी मोड पे या फिर स्पोर्ट मोड पे हिल्स पे, तो फिर ये अपनी बिल्कुल अच्छी पावर पे आ जाती है, और फिर बिल्कुल लैग नहीं देखने को मिलता गाड़ी में। बहुत अच्छे से ये मतलब पहाड़ों पे चढ़ जाती है, और मेरे को तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका पहाड़ों का। और बाकी हरिद्वार जब मैं इसको लेकर गया था तब बिल्कुल नई नई ये गाड़ी आई थी, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी इसकी। तब इसको मैंने पूरे टाइम स्पोर्ट्स मोड पे चलाया था, तब इसने मेरे को हरिद्वार से आने जाने में 12 की एवरेज दे दी थी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विस के बारे में। तो टाटा की तरफ से हमें 3 सर्विसेज इसकी फ्री आती है।
और मेरे को क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फर्स्ट सर्विस जो मैंने इसकी करवाई थी वो मैंने इसकी करवा ली थी करीबन 1250 किलोमीटर के आसपास। सेकंड सर्विस मैंने इसकी करवाई थी 6000 किलोमीटर के आसपास। और थर्ड सर्विस मेरी हो गई थी अराउंड 11,000 किलोमीटर। जो मेरा सर्विस एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिसेंट था, नॉट दैट गुड एंड नॉट दैट बैड। मैं यही कहना चाहूँगा कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है इनके सर्विस एक्सपीरियंस में। टाटा वालों को ज़रूर इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और थोड़ा सा अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो कई लोगों का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि टाटा की सर्विस जो है अच्छी नहीं है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सर्विस के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ फेस हुई थी और जो भी है मैं आपके साथ जेन्युइन अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट सर्विस के बारे में। तो मेरे को कॉल आया था टाटा रचना मोटर्स से। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर आप आ जाइए, फर्स्ट सर्विस आपकी हम यहाँ पे करके देंगे और आपको हम कुछ कूपन्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं वहाँ पे चला गया था। जो फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस था मेरा, उसमें सिर्फ उन्होंने नॉर्मल 100 ml का टॉपअप किया था मेरे इंजन ऑयल का और बहुत ही जल्दी सर्विस कर दी थी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी सर्विस एक्सपीरियंस में इनके। सेकंड टाइम जब मैं सर्विस करवाने गया था तो मेरी गाड़ी जो है बेस मॉडल है, उसमें पीछे ग्रैब हैंडल्स नहीं आया करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और तो मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए ग्रैब हैंडल्स मंगवा दीजिए। उनको ग्रैब हैंडल्स मंगवाने में 2-3 महीने का टाइम लग गया था। तो उस टाइम मेरे को लगा कि हाँ भाई इनकी सर्विस में कुछ तो कमी है, जो 2-3 महीने का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट इनको मंगाने में टाइम लग गया। और ये भी मेरे को बाहर से लगवाने पड़े क्योंकि टाटा वाले कह रहे थे छोटी सी चीज लगाने के लिए वो मेरी पूरी छत खोलेंगे। तो मतलब टाटा को जरूर अपने सर्विस एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए और उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो अब बात कर ली जाए इसके मल्टी ड्राइव मोड्स और इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो पहले इसकी ब्रेकिंग के बारे में मैं बता दूं, इसके जो फ्रंट के ब्रेक शूज है वो मैंने थर्ड सर्विस पे क्लीन करवाए थे। उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट आ गई थी इसकी ब्रेकिंग में। और वैसे भी इसकी ब्रेकिंग जो मुझे लगती है वो काफी एफिशिएंट लगती है। आगे इसके हमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं और पीछे हमें ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। और मेरे को इसकी ब्रेकिंग काफी इफेक्टिव लगती है। उस हिसाब से मेरे को पीछे मतलब डिस्क ब्रेक्स की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके मल्टी ड्राइव मोड्स के बारे में। हमें 3 तरह के मोड्स इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, जो कि सिटी, इको और स्पोर्ट मोड। तो ज्यादातर मैं अपनी गाड़ी 70% ऑफ द टाइम इको मोड पे चलाता हूँ क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी इसकी सबसे ज्यादा हमें इको मोड पे ही देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा, आपको अगर हाईवे पे ज्यादा मतलब ओवरटेक वगैरह करना है तो इको मोड ना यूज करें, तब आप सिटी मोड यूज करें क्योंकि इको पे थोड़ा बहुत पावर लैग देखने को मिल जाता है। बाकी सिटी मोड पे पूरी पावर आ जाती है और स्पोर्ट्स मोड पे तो सबसे ज्यादा 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर हो जाता है हमारा। लेकिन यह है कि सिटी और स्पोर्ट मोड के टाइम पे आप लोगों को फिर थोड़ा माइलेज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा क्योंकि फ्यूल इफिशियंसी जो इसकी है वो सबसे ज्यादा इको मोड पे ही देखने को मिलती है हमको। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया फर्स्ट 5 स्टार रेटेड कार थी ये। और थर्ड आप इसके डोर से ही सुन सकते हैं कि जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी सेफ वाली फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि कोई हम मस्कुलर गाड़ी चला रहे हैं थोड़ी सी। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक चीज़ की जो खटकती है मुझे सेफ्टी के बारे में कि मैंने तो चलो बेस मॉडल गाड़ी ली है, लेकिन इसके टॉप मॉडल्स में भी हमें सिर्फ 2 ही एयर बैग देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़े कम है और एटलीस्ट 6 एयर बैग्स इसकी टॉप मॉडल में तो आने चाहिए। अगर बात करें इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के बारे में तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हमें इस गाड़ी में 350 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है और इसके ये हाइड्रोलिक आती है। लेकिन कई गाड़ियों में क्या दिक्कत आती है कि हमें थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, अपने जो सामान को है आगे रखना पड़ जाता है। लेकिन इसमें मैं ट्रिप्स पे गया हुआ हूँ, सारा सामान आराम से डिक्की में फिट हो जाता है। अभी भी देख लो कितना सामान मैंने रखा हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वाई नेक्सॉन। मैंने नेक्सॉन ही क्यों चूज़ करी, जबकि उस टाइम पे मार्केट में इसके अदर कॉम्पिटिटर्स भी थे। तो सबसे मेन कंपटीशन जो उस टाइम पे नेक्सॉन के साथ थे वो थे Hyundai की वेन्यू, सेकंड पे मारुति की विटारा ब्रेजा और थर्ड नंबर पे फोर्ड की इको स्पोर्ट। उस टाइम पे XUV 300 और किया सोनेट लॉन्च नहीं हुई थी। तो उनको साइड करते हुए मैं पहले बात कर लेता हूँ कि मैंने वेन्यू क्यों नहीं चूज़ करी। तो वेन्यू में भाई एक तो थोड़ी सी लेंथ भी कम थी इससे,
और चौड़ाई में भी गाड़ी इससे थोड़ी छोटी थी, स्पेस मुझे उसमें कम लगा। और दूसरी बात ये थी कि बेस मॉडल में तो भाई वो कुछ भी नहीं दे रहे थे, और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये थी कि भाई मेरे को एक सेफ कार चाहिए, और वेन्यू मुझे एक सेफ कार नहीं लगी। सेकंड पे मैं बात करूँगा मारुति की विटारा ब्रेजा के बारे में। तो मैं उस गाड़ी को भी देखने गया था, लेकिन उसमें भी बेस मॉडल में जो है सेफ्टी फीचर्स बहुत ही कम मिल रहे थे मेरे को, और उसकी जो राइड एंड हैंडलिंग है, जब मैंने गाड़ी को चलाया तो वो मेरे को थोड़ी कम लग रही थी। और ब्रीजा में जो है पावर भी थोड़ी कम दी जाती है हमें, वो 103 bhp के आसपास का उसका इंजन है, और इसका 120 bhp का इंजन है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ फोर्ड की इकोस्पोर्ट के बारे में। तो भाई मेरे को एक फैमिली कार लेनी थी। फैमिली कार का मतलब एक ये होता है कि भाई एक थोड़ी स्पेशियस गाड़ी, तो उसका जो रेयर स्पेस है वो मेरे को इतना अच्छा खास नहीं लगा था। और दूसरी बात ये थी कि मैंने जब उसके रिव्यूज़ देखे थे इकोस्पोर्ट के, तो मैंने ये सुना था कि उसकी माइलेज जो है वो थोड़ी कम है, मतलब 7-8 के आसपास, 9-10 के आसपास देती है वो, और ये मेरे को अच्छी एवरेज दे रही है। तो मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो मेरे को थोड़ी सेफ्टी भी साथ साथ दे दे, और उसके साथ साथ स्पेशियस भी गाड़ी हो। और तीसरी चीज़ मेरी ये थी कि थोड़ी माइलेज भी अच्छी मिल जाए, तो वो मेरे को इससे मिल रही है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस कार। तो ओवरऑल इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर ली जाए तो मुझे ये गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल कार लगी थी। और आज भी 2022 में भी अगर इसकी बात कर ली जाए, XUV 300 या फिर किया की सोनेट से भी इसका वो कर लिया जाए कंपैरिजन, तो रेयर में जो स्पेस है उनका वो इतना खास नहीं है। और मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि प्रॉपर 5 बंदे बैठकर लॉन्ग ट्रिप से भी आराम से जा पाएँ, और हम आराम से जा पाते हैं 5 बंदे बैठकर भी। रेयर सीट पे भी इसकी तीनों हेल्दी लोग भी बैठ जाते हैं, तब भी उनके शोल्डर आराम से पीछे आ जाते हैं। और बात कर ली जाए इससे थोड़ी से नीचे के बारे में, तो वो हमारी आ जाएंगी जैसे निसान की मैग्नाइट या फिर रेनॉल्ट की काइगर। तो उनके भी जो बेस वेरिएंट्स है जो इसकी रेंज में आते हैं 8 लाख वाले रेंज में, वो मुझे थोड़े अंडर पावर्ड लगते हैं। जैसे कि उनका जो इंजन है वो 1 लीटर का हमें देखने को मिल जाता है, तो वो मुझे थोड़ा अंडर पावर्ड लगते हैं। और बस यही है कि अगर आप सब कॉम्पैक्ट SUV ले रहे हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ी अच्छी पावर वाली गाड़ी लेनी चाहिए। अब इसका जो इंजन है वो 120 bhp का है, और इसका टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है, 170 Nm का टॉर्क दे देती है ये। तो मेरे हिसाब से यू शुड कंसिडर नेक्सॉन, आज भी 2022 में भी। तो होपफुली आप लोगों को मेरी गाड़ी के 15,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर का ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। मैंने आपके थोड़े बहुत डाउट्स और विजन जो है इस गाड़ी के सेगमेंट को और स्पेशली नेक्सॉन को लेकर क्लियर कर दिए होंगे होपफुली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।